सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में। आज जिस करंट अफेयर्स के विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो संबंधित है भारतीय अर्थव्यवस्था से। अब भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं वो हम आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे। उस पर वो होंगे 29 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक। तो 29 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक जो कुछ घटित हुआ है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था से संबंधित वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि हम कौन से विषयों पे चर्चा करेंगे। विषय सूची एक बारी देख लेते हैं। तो आज सबसे पहला विषय जो हम अर्थव्यवस्था से रिलेटेड करेंगे, अर्थव्यवस्था से संबंधित करेंगे, वह है विद्युत क्षेत्र पर कोयले के मूल्यों का प्रभाव। कोयले की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिजली उत्पादन में कोयले का बहुत ज्यादा महत्व है। तो कोयले की बढ़ती कीमतों का विद्युतीय क्षेत्र में बिजली की कीमतों पे क्या असर पड़ेगा वो देखेंगे। फिर हम बात करेंगे रैंप कार्यक्रम। ये जो रैंप कार्यक्रम है ये भारत और विश्व बैंक के बीच का एक कार्यक्रम है। भारत और विश्व बैंक मिलकर एक ऐसा कार्यक्रम लेके आ रहे हैं जिससे लघु और मध्यम उद्योगपतियों को मदद मिले। लघु और मध्यम वर्ग क्षेत्र जो है, लघु मध्यम उत्पादन क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, उसमें हम चाहते हैं कि वो जो सेक्टर है उसमें भी फायदा मिले। तो उसके लिए हम लेके आए हैं रैंप कार्यक्रम। तो उस पे चर्चा करेंगे, ये स्कीम क्या है, ये कार्यक्रम क्या है और इस पे विश्व बैंक का क्या असर पड़ेगा, विश्व बैंक का क्या कंट्रीब्यूशन होगा वो देखेंगे हम। फिर हम बात करेंगे ईंधन मूल्य निर्धारण नीति। जैसा कि आप जानते हो कि ईंधन के जो कीमतें होती हैं उसका मुद्रास्फीति पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अब हमारे देश में ईंधन के मूल्यों का निर्धारण भारतीय सरकार करती है। वो किस हिसाब से इसका निर्धारण करती है वो देखेंगे। वो समझना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में। ठीक है। फिर हम बात करेंगे कोर सेक्टर के उत्पादन का डेटा। आप जानते हो कि उद्यम क्षेत्र में कोर सेक्टर होता है। उद्यम क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनके उत्पादन पे भारत की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है। अब उस कोर क्षेत्र ने कैसा परफॉर्म करा है, उस कोर क्षेत्र में कैसा उत्पादन हुआ है, उसकी डिस्कशन, उस पे चर्चा करेंगे। क्योंकि उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है। और अंत में जैसा कि हम हमेशा करते हैं, अभ्यास के लिए मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा। वो प्रश्न जो होंगे वो प्रारंभिक परीक्षा से भी संबंधित होंगे और मुख्य परीक्षा से भी संबंधित होंगे। दोनों परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये अभ्यास के प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये जो अभ्यास के लिए प्रश्न होंगे ये संबंधित होंगे आज ही के लेक्चर से। तो आज का लेक्चर अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इन प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से दे पाएंगे और वो उत्तर आपने देना जरूर है और हमें पहुंचाना है वो उत्तर, बिकॉज हम आपके उत्तरों पर नजर गड़ाए बैठे हैं। चलिए फिर पहले विषय पे बात करते हैं, विद्युतीय क्षेत्र पर कोयले के मूल्यों का प्रभाव। अब आपको पता होना चाहिए, मैं एक चीज आपको पहले ही बता देता हूं तभी आप इस खबर को अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, हमारा जो देश है उसमें बिजली का उत्पादन बहुत सारे स्रोत से किया जाता है, बहुत सारी चीजों से बिजली का उत्पादन किया जाता है। एक तो उत्पादन होता है आपका कोयले से, जिसे हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, थर्मल बिजली के उत्पादन के लिए हमें कोयले की जरूरत पड़ती है। दूसरा आपका सोलर होगा, ठीक है, और रिन्यूएबल क्षेत्र जो है, रिन्यूएबल बिजली उत्पादन क्षेत्र है वो। फिर न्यूक्लियर होगा आपका, कोयला, सोलर, न्यूक्लियर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी के बहाव से हम टरबाइन को चलाते हैं जिससे बिजली का उत्पादन होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके द्वारा बिजली का उत्पादन होता है, पर ज्यादातर बिजली का आपके देश में उत्पादन कोयले से होता है। वैसे तो भारतीय सरकार और विश्व भर की सारी सरकारों की कोशिश है कि ज्यादातर बिजली का उत्पादन सोलर से किया जाए, वो सभी की कोशिश है, पर अभी भी हम उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं जहां बिजली का ज्यादातर उत्पादन सोलर से किया जाए। ये एक फ्यूचर की, आने वाले वक्त की तकनीक है और इसमें अभी शोध चल रहा है। धीरे धीरे सोलर से बिजली का उत्पादन और ज्यादा बढ़ जाएगा, पर अभी के समय में कोयले से ही ज्यादातर बिजली का उत्पादन होता है, खासकर भारत जैसे देशों में। अब यदि कोयले की कीमत बढ़ेगी
तो बिजली की भी कीमतें बढ़ेंगी और यही पाया जा रहा है। देखो, कोयले का घरेलू उत्पादन बहुत ज्यादा कम है। हमारे देश में बिजली की मांग बढ़ती जा रही है क्योंकि जनगणना हमारे देश की बढ़ती जा रही है, आबादी हमारे देश की बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है। अब जाहिर सी बात है कि अगर बिजली की मांग बढ़ती जाएगी तो कोयले द्वारा जो बिजली उत्पादन होता है उसमें भी, उस क्षेत्र में भी कोयले की मांग बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखिए, कोयले की मांग हम दो तरीके से पूरी करते हैं। कोयले की मांग की पूर्ति दो तरीके से होती है। एक तो आयात से, हमारे देश में कोयले का आयात होता है, बाहरी मुल्कों में, बाहरी देशों में जो जो कोयले का उत्पादन होता है उसका हम अपने देश में आयात करते हैं, वहां से कोयले की मांग की पूर्ति होती है। तो एक तो आयात से और घरेलू उत्पादन से। आयात और घरेलू उत्पादन से आप कोयले की मांग की पूर्ति करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि पिछले 6 महीनों से घरेलू उत्पादन बहुत ज्यादा कम चल रहा है। इतना कम कि घरेलू मांग, बिजली की, कोयले की घरेलू मांग की पूर्ति नहीं हो पा रही है घरेलू उत्पादन से। तो घरेलू आपूर्ति, कोयले की घरेलू आपूर्ति बहुत ज्यादा कम चल रही है। अब जाहिर सी बात है, अगर घरेलू उत्पादन कम रहेगा कोयले का, तो जो हमारी मांग है कोयले की, उसकी पूर्ति हम कहां से करेंगे? उसकी पूर्ति हम आयात से करेंगे। अब रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोयले की जो आपूर्ति है उसमें कमी देखी गई है, जिसकी वजह से कोयले के दाम, कोयले का जो मूल्य है वो बढ़ता जा रहा है। अब जैसा आप जानते हो कि किसी भी चीज का दाम दो चीजों के संतुलन पर निर्भर है। वो दो चीजें कौन सी है? मांग और आपूर्ति। किसी भी चीज की अगर मांग उसकी आपूर्ति से ज्यादा होगी तो दाम बढ़ेंगे, और कभी भी किसी चीज की आपूर्ति ज्यादा होगी मांग के बनिस्बत तो हम देखेंगे कि दाम में कमी आ रही है। अब हुआ क्या है? रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले की आपूर्ति में कमी देखी गई है। मांग वहीं की वहीं है पर आपूर्ति में कमी देखी गई है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब भारत के जो बिजली उत्पादन क्षेत्र है, भारत का जो विद्युतीय क्षेत्र है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसमें क्या समस्या उठ खड़ी हुई है? आप देखो कि घरेलू उत्पादन तो कम चल रहा है, जिसकी वजह से घरेलू कोयले के भी दाम बढ़ते जा रहे हैं। और साथ ही साथ पहले हम ये जो घरेलू उत्पादन में कमी थी उसकी पूर्ति हम कर रहे थे कोयले के आयात से। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो कोयला हमें मिल रहा है उसके भी दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो घरेलू स्तर पे जो कोयला है उसकी आपूर्ति की कमी की वजह से दाम बढ़ते जा रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कोयला है रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से उसकी आपूर्ति में भी कमी देखी गई है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कोयले के दाम है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो बिजली उत्पादन, जो हमारे उद्योगपति हैं जो बिजली उत्पादन का काम करते हैं, हमारे जो विद्युतीय क्षेत्र है उसमें कोयले की कमी की वजह से कोयले के दाम बढ़ते जा रहे हैं। और क्योंकि कोयला इनपुट यूज होता है तो कोयले के अगर दाम बढ़ेंगे तो बिजली के भी दाम बढ़ेंगे। अब होता क्या है? देखो, जो कोयला के दाम अगर बढ़ते हैं क्योंकि कोयला इनपुट यूज हो रहा है, तो ये जो बिजली उत्पादन के उद्योग हैं, जो बिजली उत्पादन करते हैं, बिजली उत्पादकर्ता जितने भी हैं, वो बिजली के दाम बढ़ा देंगे। अब आपको पता है बिजली आप तक कैसे पहुंचती है? ये जितने भी बिजली उत्पादकर्ता हैं, ये लोग बिजली बनाते हैं, इसका उत्पादन करते हैं, फिर ये दे देते हैं बिजली वितरण कंपनियों को। अब जो बिजली वितरण कंपनियां हैं वो राज्य सरकारों के अंतर्गत काम करती हैं। अब राज्य सरकार के अंतर्गत अगर ये काम कर रही हैं तो ये बिजली वितरण कंपनियां बिजली पहले तो खरीदती हैं बिजली उत्पादकर्ताओं से। अब क्योंकि कोयला महंगा हो चुका है तो बिजली वितरण कंपनियों को बिजली उत्पादकर्ताओं से बिजली महंगी मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये आगे जो वितरण करेंगे बिजली का वो महंगे रेट पे करेंगे, महंगे दर पे करेंगे, महंगे दाम पे करेंगे। पर राज्य सरकार बिजली के रेट को रेगुलेट करती है, राज्य सरकार बिजली के दाम को रेगुलेट करती है, और राज्य सरकार नहीं चाहती कि एक आम इंसान पे बिजली का बहुत ज्यादा बोझ पड़े, बिजली के दाम का बोझ पड़े।
इसीलिए राज्य सरकारों ने बिजली के दाम को, जो बिजली वितरण कंपनियां बिजली वितरण कंपनियां वितरण करती हैं जो बिजली के दाम उन्होंने कम रखे हैं। तो आप बिजली वितरण कंपनियों के हिसाब से सोचिए कि ये महंगी बिजली खरीद रहे हैं बिजली उत्पादकर्ताओं से, पर आगे कंज्यूमर्स को सस्ती बिजली इन्हें बेचनी पड़ रही है बिकॉज राज्य सरकारों का ऑर्डर है इन पर। अब यह बहुत मुश्किल में है। पर आप देखिए, स्वतंत्र बाजार में तो सिर्फ मांग और आपूर्ति का ही खेल चलता है, इसी का संतुलन चलता है। स्वतंत्र बाजार में बिजली के रेट बढ़ते जा रहे हैं। हां, बिजली वितरण कंपनियां ज्यादा रेट पे बिजली नहीं बेच पा रही क्योंकि वहां पे राज्य सरकारों का हस्तक्षेप है। राज्य सरकार हस्तक्षेप करके बिजली के दाम कम रख रही है। पर स्वतंत्र बाजार में तो राज्य सरकारों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। स्वतंत्र बाजार में कोयला महंगा होता है तो बिजली भी महंगी हो जाती है। अब स्वतंत्र बाजार, बिजली का स्वतंत्र बाजार भारत में कहां एग्जिस्ट करता है, कहां होता है? भारत में एक एनर्जी एक्सचेंज है जिसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। वहां पर पाया गया कि ये जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है उस पे बिजली की खरीद फरोख्त होती है, खरीदा बेचा जाता है बिजली को। तो ये स्वतंत्र बाजार है, इसमें किसी भी सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। यहां पे पाया गया, स्वतंत्र बाजार में पाया गया, फ्री मार्केट में पाया गया कि कोयले का दाम बढ़ा है तो बिजली का भी दाम बढ़ा है। हां, आपको और मुझे बिजली के दाम में इतनी बढ़ोतरी नहीं महसूस हो रही। उसका कारण यह है कि वहां पे राज्य सरकारों का हस्तक्षेप है। पर राज्य सरकार भी एक लेवल तक ही, एक स्तर तक ही हस्तक्षेप कर सकती हैं। अगर कोयले के दाम जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएंगे तो राज्य सरकारों के पास भी कोई विकल्प नहीं रहेगा कि वो बिजली वितरण कंपनियों को ऑर्डर दे सके कि आपने बिजली के रेट कम ही रखने हैं। फिर राज्य सरकार भी बिजली वितरण कंपनियों को कह देंगी कि आप थोड़े से बिजली के रेट बढ़ा दो तो आपको मुझे बिजली के ज्यादा जो दाम है वो महसूस होने शुरू हो जाएंगे। खैर, ये पूरी की पूरी खबर है। एक बारी पूरी नजर डाल लेते हैं इस खबर पे। तो खबर में क्या चल रहा है, समाचारों में क्या चल रहा है? कोयले के दाम और बिजली के उत्पादन पर और बिजली के दामों पर। चल रहे यूक्रेन संघर्ष के कारण अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू तौर पर भी कोयले की कीमतों में तेज वृद्धि हो गई है। स्वतंत्र बिजली उत्पादकों, इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स और बिजली वितरण कंपनियों के लिए इनपुट की कीमतों में, इनपुट क्या है बिजली वितरण कंपनियों के लिए? बिजली वितरण कंपनियों के लिए इनपुट है उत्पादकों से जो बिजली वो खरीद रहे हैं। और जो उत्पादक हैं, बिजली उत्पादक हैं, उनके लिए इनपुट क्या है? उनके लिए इनपुट कोयला है। दोनों में वृद्धि हो चुकी है। तो इनपुट की कीमतों में वृद्धि करने के लिए तैयार है की वजह से प्रॉब्लम है। कोयले की ऊंची कीमतों से इंडिया एनर्जी एक्सचेंज पर हाजिर बिजली के दरों में भी वृद्धि हुई है। स्पॉट पावर टैरिफ। अब स्पॉट पावर टैरिफ क्या होता है? यही जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, इस पे, क्योंकि ये स्वतंत्र बाजार है, इस पे मांग और आपूर्ति के हिसाब से, इनके संतुलन के हिसाब से बिजली की दर तय की जाती है। अब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे पाया गया है कि बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं। अब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे जिस दाम पे बिजली का खरीद फरोख्त होती है, खरीदा बेचा जाता है, उसे हम कहते हैं स्पॉट पावर टैरिफ। तो स्पॉट पावर टैरिफ क्या है? स्वतंत्र बाजार में बिजली के दाम। स्वतंत्र बाजार में जहां इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होती है बिजली की, IEX पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होती है बिजली की, तो स्वतंत्र बाजार में जो बिजली के दाम तय किए जाते हैं मांग और आपूर्ति के संतुलन के हिसाब से, उसे हम स्पॉट पावर टैरिफ कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने, स्पॉट पावर टैरिफ। तो स्पॉट पावर टैरिफ बढ़ रहा है, पर हां, हम लोगों तक वो दाम नहीं पहुंच रहे हैं। कोयले के दाम बढ़ रहे हैं पर हम लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि बिजली वितरण कंपनियों पे राज्य सरकारों का होल्ड है। राज्य सरकार उन्हें बढ़ाने नहीं दे रही है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में दाम नहीं बढ़ेंगे। भविष्य में दाम बढ़ने के पूरे आसार हैं। इसीलिए यह खबर आई है कि जितने भी बिजली को कंज्यूम करते हैं, बिजली पे निर्भर हैं, जिनका उद्योग बिजली पे निर्भर है या जिनका घर बिजली पे निर्भर है, उनको एक तरह से चेतावनी दी जा रही है कि आने वाले समय में बिजली के दाम बढ़ सकते हैं क्योंकि कोयले के दाम बढ़े हुए हैं। ठीक है, और हम कोयले, हमारी ज्यादातर बिजली की, हमारे यहां पर, हमारे देश में ज्यादातर बिजली का उत्पादन, 50% से ज्यादा बिजली का उत्पादन हम कोयले से करते हैं। हां, आने वाले समय में धीरे धीरे शायद हम सोलर पे शिफ्ट हो जाएं। अब हम देखते हैं कि कोयले के मूल्य में वृद्धि क्यों हो रही है, कोयले की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है, कोयले की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं।
एक तो उसके अंतर्राष्ट्रीय कारण है, एक उसके घरेलू कारण है। पहले अंतर्राष्ट्रीय कारणों पे नजर डालते हैं। युद्ध ने रूस यूक्रेन युद्ध द्वारा कोयले की आपूर्ति में अवरोध पैदा किया गया है, जिससे अन्य आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पूरी तरह से इसकी मांग पूरी किए जाने की संभावना नहीं है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस और यूक्रेन बहुत ज्यादा कोयले का उत्पादन करते थे और कोयले का निर्यात करते थे, जिससे देश दुनिया भर में कोयले की मांग की आपूर्ति की जाती थी। तो रूस और यूक्रेन का बहुत बड़ा योगदान था दुनिया भर के कोयले की मांग की पूर्ति करना। अब रूस और यूक्रेन युद्ध में फंस गए हैं और इनके युद्ध की वजह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले की जो आपूर्ति है उसमें कमी आई है। अब बाकी कोयला उत्पादक जितने भी बाकी देश हैं जो कोयला उत्पादन में बहुत ज्यादा आगे हैं, बहुत ज्यादा ग्लोबल लीडर्स हैं एक तरह के, वो पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मांग है उसकी आपूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है कि आपूर्ति कोयले की कम है और मांग ज्यादा है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब भारत जो है ना वो रूस से ज्यादा नहीं खरीदता है कोयला, यह आपको पता होना चाहिए। ज्यादातर कोयला भारत ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से खरीदता है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से आयात किया जाता है। ठीक है, पर फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपूर्ति में कमी आएगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले के दाम बढ़ेंगे। तो चाहे आप ऑस्ट्रेलिया से खरीदो चाहे आप इंडोनेशिया से खरीदो, ये दोनों देश भी आपको महंगा कोयला ही बेचेंगे। सो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया आयातित कोयले का उपयोग करने वाली भारतीय ताप विद्युत उत्पादन कंपनियों के लिए कोयले के आयात के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, ये जो लाइन है ये आपको क्या बताना चाह रही है कि भारत के प्रमुख स्रोत, कोयले के प्रमुख स्रोत हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। ठीक है, ये जो दूसरी लाइन है ये बता रही है कि अभी लेटेस्ट जो अभी हाल ही के दिनों में हमने ऑस्ट्रेलिया से कोयले का आयात किया है, कोयले का हमें दाम बहुत ज्यादा देखने को मिला है। ऑस्ट्रेलिया ने हमें बहुत ज्यादा बड़ी कीमत पर कोयला बेचा है। अच्छा, तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय कारण हो गया। अंतर्राष्ट्रीय कारण एक ही है और वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले की आपूर्ति में कमी, और वो आपूर्ति में कमी का कारण क्या है? यूक्रेन रूस का युद्ध। घरेलू कारण क्या है? घरेलू कारण यह है कि पिछले 6 महीने से कोयला उत्पादन बहुत ज्यादा कम हो गया है। कोयला उत्पादन बहुत ज्यादा कम चल रहा है। इतना कम था कि हमारे जो बिजली उत्पादक हैं उनकी मांग की पूर्ति नहीं की जा रही थी घरेलू कोयले से। तो जाहिर सी बात है कि जो बिजली उत्पादक हैं हमारे देश के, उनकी निर्भरता अब अंतर्राष्ट्रीय कोयले पर हो जाएगी, आयातित कोयले पे हो जाएगी, है ना, क्योंकि जो घरेलू कोयला उत्पादन था वो बहुत कम हो चुका था। तो घरेलू उत्पाद कम होने की वजह से भारतीय बिजली उत्पादकों की निर्भरता आयातित कोयले पे बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब आयातित कोयला भी महंगा हो चुका है बिकॉज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले के दाम बढ़ गए हैं, और अभी हम देख चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के क्या कारण थे। तो घरेलू उत्पादन में कमी थी, घरेलू आपूर्ति में कमी थी कोयले की, जिसकी वजह से कोयले के दाम घरेलू क्षेत्र में भी बढ़े हुए हैं। तो कोयला, जो बिजली उत्पादक हैं, कोयला वो कहीं से भी खरीदे उन्हें महंगा कोयला ही मिलेगा। अब अगर उनका इनपुट महंगा होगा तो उनका जो उत्पादन है बिजली का, उनका जो आउटपुट है बिजली का, वो भी महंगा होगा। अब उनका जो आउटपुट है बिजली उत्पादकों का जो आउटपुट है, बिजली जो वो बना रहे हैं, वो किसको दे रहे हैं? वो बिजली वितरण कंपनियों को दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बिजली वितरण कंपनियों के लिए भी इनपुट बढ़ जाएगा। बस बिजली वितरण कंपनियों के पास को एक नुकसान है, और वो नुकसान क्या है कि ये जो बढ़ी हुई इनपुट का बोझ है, ये हम पर उसे पास ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य सरकारों ने हस्तक्षेप करके उसे रोका हुआ है। एक स्तर तक ही रोक सकती हैं वैसे राज्य सरकारें। खैर, ये कारण आपको समझ आ गए हैं कोयले के मूल्य में वृद्धि के। अब विद्युत क्षेत्र पे इसका, बिजली क्षेत्र पे इसका क्या असर पड़ेगा, अब हम उसे डिस्कस कर ही चुके हैं, हम उस पर चर्चा कर ही चुके हैं कि जब इनपुट महंगा होता है तो आउटपुट, उत्पादन अपने आप महंगा हो जाएगा। ठीक है, वही बातें यहां लिखी हुई हैं, एक बारी मैं पढ़ के भी आपको बता देता हूं। भारतीय बिजली उत्पादक और डिस्कॉम है बिजली वितरण कंपनियां।
डिस्कॉम उच्च अंतर्राष्ट्रीय कोयले की कीमतों का सामना कर रही हैं, जबकि घरेलू कोयला आपूर्ति पहले से ही पिछले 6 महीनों में मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ठीक है, घरेलू कोयला उत्पादन मांग की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोयला महंगा हो चुका है, तो ये लोग तो संघर्ष कर ही रहे हैं। कौन लोग संघर्ष कर रहे हैं? 2 मेजर लोग संघर्ष कर रहे हैं, मुख्य लोग। एक तो हो गए आपके बिजली वितरण कंपनियां और दूसरे हो गए बिजली उत्पादक। दोनों के लिए इनपुट महंगा हो चुका है। पिछले 6 महीने की अवधि में घरेलू कोयला आपूर्ति का निरंतर तंग स्थिति को देखते हुए विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले के आयात पर निर्भरता में निकट अवधि में मामूली वृद्धि होने की उम्मीद है। चूंकि भारत में अधिकांश बिजली थर्मल पावर प्लांट से ज्यादा बनती है, हमारे देश में ज्यादातर बिजली का उत्पादन थर्मल पावर प्लांट से होता है और थर्मल पावर प्लांट का इनपुट है कोयला के माध्यम से उत्पादित की जाती है। इसलिए सस्ते कोयले की कमी से बिजली की कीमतों में वृद्धि होगी और यह वृद्धि हमें कहां दिख रही है? स्वतंत्र बाजार में। और स्वतंत्र बाजार कौन सा है आपका? IEX। वैसे तो 2 ऐसे प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं हमारे देश में, पर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है IEX, जहां पे बिजली खरीदी बेची जाती है। ये IEX और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया PEI, IEX और PEI, ये 2 ऐसी एक्सचेंज हैं जहां पे बिजली की खरीद फरोख्त की जाती है, खरीदा बेचा जाता है और ये स्वतंत्र बाजार का हिस्सा है। यानी कि यहां पे सरकारों की तरफ से कोई रेगुलेशन नहीं है। यहां सिर्फ मांग और आपूर्ति के संतुलन के हिसाब से बिजली की दर, बिजली के मूल्य तय किए जाते हैं। वही सारी चीज यहां पे लिखी हुई है। चलिए, अब हमने IEX के बारे में बात करी थी। अब प्रारंभिक परीक्षा में IEX से सवाल पूछे जा सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि IEX से जुड़ी हुई और जानकारी हम ले लें। तो IEX के बारे में बात करते हैं, भारतीय ऊर्जा विनिमय एक्सचेंज। ये क्या है, ये कब बनी थी और इसके क्या काम है? तो यह एक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली आधारित पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज है। पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज यानी कि जहां पे पावर यानी बिजली खरीदी या बेची जाती है जो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा विनियमित है। ठीक है, ये जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है, ये किसके अंतर्गत काम करती है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग। ये IEX ने 27 जून 2008 को अपना संचालन शुरू किया था, तो 2008 में इसका संचालन शुरू हुआ था। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने भारत में बिजली व्यापार के विकास का बीड़ा उठाया है और बिजली बाजार में विभिन्न प्रतिभागियों को एक इलेक्ट्रॉनिक मंच प्रदान किया है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कर सकें ये विभिन्न प्रतिभागी। अब विभिन्न प्रतिभागी कौन हो गए? यही बिजली वितरण कंपनियां होगी, बिजली उत्पादक हो गए, बिजली कंज्यूमर्स हो गए, ये सारे लोग। इन सबको इलेक्ट्रॉनिक खरीदने बेचने के लिए एक मंच प्रदान किया है, प्लेटफॉर्म प्रदान किया है, जिसमें राज्य बिजली बोर्ड भी आएंगे, बिजली उत्पादक भी आएंगे, पावर ट्रेडर्स आएंगे, ओपन एक्सेस उपभोक्ता आएंगे, कंज्यूमर्स, राइट। तो उपभोक्ताओं के लिए अगर उन्हें बिजली खरीदनी है स्वतंत्र बाजार में तो वो यहां खरीद सकते हैं। जो बिजली उत्पादक हैं उन्हें अगर स्वतंत्र बाजार में बिजली बेचनी है तो वो यहां कर सकते हैं। बिजली वितरण कंपनियां जिन्हें बिजली खरीदनी है और फिर आगे बेचनी है, ये भी यहां से खरीद सकते हैं। ये एक ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ई ट्रेडिंग मंच है। ये भारत में 2 ऊर्जा एक्सचेंज में से एक है IEX, दूसरा पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है। IEX भारत में सबसे बड़ा पावर एक्सचेंज है। अच्छा, अब ये काम क्या करता है वो यहां दिया हुआ है। ये डे अहेड मार्केट में काम करता है, टर्म अहेड मार्केट में काम करता है। ये नवकरणीय यानी कि नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल ऊर्जा प्रमाण पत्र, इसमें ट्रेडिंग करता है। और ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट और ई-सर्ट्स, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स, ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र, इनमें भी खरीद फरोख्त की जाती है, खरीदा बेचा जाता है। तो ये हो गया आपका कोयले के दाम बढ़ने की वजह से बिजली उत्पादन पे क्या असर पड़ रहा है। ये पूरी की पूरी खबर को हमने अच्छे से कर लिया और आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो IEX के बारे में आपको
अधिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है प्रारंभिक परीक्षा में, तो खासकर वो अधिक जानकारी भी हमने देख ली है। आपको इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में पता होना चाहिए, ये कब गठित किया गया था, ये आपको पता, गठित किया गया था, माफ कीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और ये किसके अंतर्गत काम करता है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग। ठीक है, ये सारा पता चल गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर है रैंप कार्यक्रम। अब ये जो रैंप कार्यक्रम है, ये किसके लिए किया जा रहा है और कौन कर रहा है? पहली बात तो रैंप कार्यक्रम, जो रैंप है ना, अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं इसे, और ये शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म क्या है रैंप कार्यक्रम की? राइजिंग एंड एक्सेलरेशन, एक्सप्रेशन नहीं, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई रैंप प्रोग्राम है, ये कार्यक्रम है। अब ये रैंप कार्यक्रम कर क्या रहा है? आप जानते हो कि भारत का जो उद्योग क्षेत्र है उसमें, ध्यान से सुनिएगा, भारत का जो उस उद्योग क्षेत्र है उसमें एमएसएमई क्षेत्र का बहुत ज्यादा महत्व है। अब एमएसएमई क्षेत्र क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हैं ये। ठीक है, तो ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, यानी कि छोटे उद्योगपति, इनका भारतीय उद्योग जगत में बहुत ज्यादा महत्व है। ये बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलती हैं इससे। ठीक है, और भारत की जो जीडीपी है उसमें भी इनका बहुत ज्यादा योगदान है। तो इसीलिए भारत चाहता है कि इनके लिए कुछ किया जाए। अब भारत एक स्कीम लेके आया, एक प्रोग्राम लेके आया, एक कार्यक्रम लेके आया जिसका नाम है रैंप। और ये जो रैंप प्रोग्राम है, ये भारतीय सरकार और विश्व बैंक मिलके चला रहे हैं। अब विश्व बैंक भारत को आर्थिक मदद करेगा और कुछ भारत अपनी जेब से पैसा निकालेगा, जिससे एमएसएमई सेक्टर को, एमएसएमई क्षेत्र को फायदा पहुंचाया जा सके। एक तो एमएसएमई क्षेत्र का बहुत ज्यादा योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में। दूसरा, कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान भी इसी क्षेत्र ने उठाया है, क्योंकि ये छोटे उद्योगपति है ना। तो इस महामारी का जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, बड़े उद्योगपति तो फिर भी इस नुकसान को सोख चुके हैं, फिर भी इस नुकसान की भरपाई कर चुके हैं, उन पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ा। पर जो छोटे उद्योगपति थे उन पे तो ऐसा असर पड़ गया कि कई लोगों को तो अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी। ठीक है, तो अब क्योंकि इस क्षेत्र का बहुत ज्यादा योगदान है और इसी क्षेत्र ने सबसे ज्यादा बोझ झेला है कोविड-19 वैश्विक महामारी का, तो इसीलिए इस क्षेत्र के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए वो लेके आए हैं रैंप कार्यक्रम। अब ये जो रैंप कार्यक्रम है, इसको ध्यान से देखते हैं, ये कार्यक्रम क्या है। अगेन मैं दोबारा बता दूं कि प्रारंभिक परीक्षा में इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर इससे एक सवाल बन सकता है कि रैंप कार्यक्रम है क्या, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या क्या होगा, कौन से दो संस्था इसमें काम कर रही हैं, कौन सा मंत्रालय इसका संचालन करेगा, ये सारी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देख लेते हैं। अभी इसकी जो घोषणा थी वो किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में एक नई विश्व बैंक सहायता प्राप्त योजना राइजिंग एंड एक्सेलरेशन के लिए 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। तो भारतीय सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर रैंप प्रोग्राम के लिए, रैंप कार्यक्रम के लिए 808 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। अब 808 मिलियन डॉलर कितने हो जाते हैं? 6000 करोड़ रुपए के आसपास हो जाते हैं। बहुत बड़ी रकम है एमएसएमई सेक्टर के लिए, लघु और मध्यम उद्योगपतियों के लिए बहुत बड़ी रकम है। इनका दोबारा से नवनिर्माण करना है एक तरह से, उसके लिए यह है योजना। इस योजना को वित्त वर्ष 2022-23 में शुरू होने की उम्मीद है। इस योजना की कुल राशि में से 3750 करोड़ विश्व बैंक से लिया गया ऋण होगा। तो ये जो 6000 करोड़ भारतीय सरकार स्पेंड करेगी, उसमें से 3750 करोड़ तो विश्व बैंक से ऋण के तौर पे मिलेगा, लोन के तौर पे मिलेगा। और बाकी बची हुई रकम जो है, इसमें से आप 3750 करोड़ निकाल दो, जो बाकी बची हुई रकम है वो भारतीय सरकार खुद अपनी जेब से देगी। ठीक है,
भारतीय सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। अब इसमें है क्या, रैंप प्रोग्राम, रैंप कार्यक्रम में होगा क्या? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, एमएसएमई निष्पादन को बढ़ाना और तेज करना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र का एक योजना है। इसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME, माइक्रो स्मॉल और मीडियम उद्यम मंत्रालय के विभिन्न कोविड-19 रेजिलियंस और वसूली हस्तक्षेपों का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया है। देखो, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है वो पहले से ही एमएसएमई के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आ रहा था। तो इस मंत्रालय को और सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय सरकार और विश्व बैंक ये योजना लेके आए हैं। ये ऑलरेडी अभी तक काफी समय से ये बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं इस क्षेत्र के लिए, एमएसएमई क्षेत्र के लिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार। ये जो एमएसएमई क्षेत्र है, ये जो छोटे उद्योगपति हैं, ये जो छोटे उद्यम क्षेत्र है, छोटा उद्यम क्षेत्र, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र, इसको आसानी से बाजार से ऋण नहीं मिलता है, तो वहां पर इनकी पहुंच बढ़ाने के लिए ये रैंप कार्यक्रम काम करेगा। केंद्र और राज्य में संस्थानों और शासन को मजबूत करना, केंद्र राज्य संबंधों और साझेदारी में सुधार करना, केंद्र और राज्य के बीच इस क्षेत्र के लिए जो साझेदारी होने चाहिए उसमें सुधार करना, और विलंबित भुगतान और एमएसएमई को हरा भरा करने के मुद्दों को संबोधित करना है। ठीक है, तो मेजर जो काम है, मुख्य तौर पे जो काम है, देखो जो एमएसएमई उद्यम है, उद्योगपति हैं जो सरकारों के लिए काम करते हैं, सरकारों को कुछ सर्विस वगैरह देते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं, उसके लिए उन्हें पेमेंट मिलती है, उसका भुगतान उन्हें दिया जाता है, पर वो कभी कभी देर हो जाती है उसमें। तो विलंबित भुगतान के लिए भी काम किया जाएगा रैंप प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, तो ये इसके बहुत सारे फायदे हैं, इन सब पे आपने नजर रखनी है, ये आपने याद भी रखने हैं। रैंप प्रोग्राम के क्या क्या फायदे होंगे ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षाओं की जब आप तैयारी करेंगे तो उसमें जब आप उत्तर लिखेंगे तो उसमें ये याद होने चाहिए आपको, तो इन्हें याद जरूर रखना। ठीक है, अच्छा, यूके सिन्हा समिति, यूके सिन्हा कमिटी, केवी कामत समिति और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप एमएसएमई को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार द्वारा रैंप तैयार और प्रस्तावित किया गया था। तो ये जो रैंप प्रोग्राम है ना, ये कुछ समितियों की रिकमेंडेशंस की वजह से हमारे पास पहुंचा है, उनके सुझावों की वजह से हमारे पास पहुंचा है। बहुत सारी समितियों ने रैंप प्रोग्राम जैसी एक योजना के सुझाव दिए थे, उसमें से ये समितियों के आपको नाम पता होने चाहिए। यूके सिन्हा समिति थी जिसने कहा था कि रैंप जैसा एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा मिलना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए यूके सिन्हा समिति ने कहा था कि आप रैंप प्रोग्राम जैसी, रैंप कार्यक्रम जैसी कोई योजना लेके आइए। फिर केवी कामत समिति ने भी इसी प्रस्ताव पे इसी प्रस्ताव को आगे बढ़ाया था। फिर प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, आर्थिक सलाहकार परिषद, इसने भी कहा था कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए हमें कुछ करना चाहिए, और इनके जो सुझाव थे, इन तीनों समितियों के जो सुझाव थे उन्हीं पे आधारित है रैंप प्रोग्राम। ये याद रखना है, पूछा जा सकता है कि रैंप प्रोग्राम, रैंप कार्यक्रम किन समितियों के सुझावों पे आधारित है। 4 आपको ऑप्शंस दे देंगे, 4 नाम दे देंगे, उसमें से आपने टिक करना है, तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए, बाकी रैंप के बारे में और कुछ जानकारी है वो आप अपने नोट्स में से पढ़ लीजिएगा। इस लेक्चर के साथ आपको नोट्स मिलेंगे, यही सारी चीजें आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी, उस पीडीएफ फाइल में से ये सारी चीजें भी आप पढ़ लेना, ये मुख्य परीक्षा में आपके काम आएंगी। रैंप प्रोग्राम के बारे में, रैंप कार्यक्रम के बारे में जो और जानकारी है वो आप नोट्स में से पाइएगा, उन नोट्स में से आपको मिलेगी, और ये आपकी मुख्य परीक्षाओं में काम आएगी। मुख्य परीक्षाओं के लिए जो आपको उत्तर तैयार करने होते हैं उसमें काम आएगी, तो ये जरूर पढ़ना है आपने। जैसे ही ये क्लास खत्म होती है, ये लेक्चर खत्म होता है, आपने जो दी गई पीडीएफ होती है लेक्चर के साथ वो पढ़नी जरूर होती है, वो जरूर करना है आपने। चलिए, अब हम बात करते हैं तीसरी न्यूज पे जिसका नाम है, तीसरी खबर पे जिसका नाम है ईंधन मूल्य निर्धारण नीति। क्या ईंधन की बढ़ती कीमतें चिंता का विषय हैं? अब
दोबारा रशिया यूक्रेन, रूस यूक्रेन युद्ध की बात करते हैं। ये रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ना सिर्फ कोयले की आपूर्ति में कमी आई है, पर ईंधन की आपूर्ति में भी कमी आई है, पेट्रोलियम की भी आपूर्ति में कमी आई है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, वहां पे किसी भी चीज की अगर आपूर्ति में कमी हो और उसकी मांग ज्यादा हो, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस चीज के दाम बढ़ने लग जाते हैं, मूल्य बढ़ने लग जाते हैं। यह चीज कोयले के साथ भी हो रही है, यह चीज ईंधन के साथ भी हो रही है। अब जो भारत है वो ईंधन की जो अपनी मांग है उसकी पूर्ति आयात से ही, आयातित ईंधन से ही करता है। हमारे यहां पे घरेलू ईंधन का उत्पादन बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए हमारी निर्भरता अंतर्राष्ट्रीय ईंधन पे ही ज्यादा होती है ना। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर ईंधन के मूल्य बढ़ेंगे तो हमारे यहां पे भी ईंधन के मूल्य बढ़ेंगे। और आपको एक और चीज मैं बता दूं, ईंधन के मूल्यों का बहुत गहरा असर होता है मुद्रास्फीति पे। ईंधन के मूल्य अगर बढ़ेंगे, भारत में अगर ईंधन के मूल्य बढ़ेंगे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर ईंधन के मूल्य बढ़ेंगे तो मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी, मुद्रास्फीति में भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। और यही चिंता का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि ईंधन के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और भारत में भी ईंधन के मूल्य बढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर हम आयातित ईंधन पर ही निर्भर करते हैं भारत में। अब इसकी वजह से मुद्रास्फीति में भी बहुत ज्यादा तेजी देखी गई है। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे यहां पे जो दाम तय किए जाते हैं ईंधन का जो दाम वो है निर्धारण है, वो किस नीति के तहत होता है। देखो, आज के जमाने में तो ईंधन के जो दाम है वो मांग और आपूर्ति के संतुलन के हिसाब से ही, स्वतंत्र बाजार में जैसे ईंधन के रेट तय होते हैं वैसे ही तय किए जा रहे हैं। पर हमेशा से ऐसे नहीं था। पहले भारत सरकार का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था ईंधन के मूल्य निर्धारण में। भारतीय सरकार पहले जानबूझ के ईंधन के जो मूल्य हैं वो कम रखता था। उसका एक कारण था कि जो उपभोक्ता हैं, जो भी ईंधन के उपभोक्ता हैं, उन पे ज्यादा असर ना पड़े, उनको मुद्रास्फीति का ज्यादा उन पे बोझ ना पड़े। दूसरा, मुद्रास्फीति अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, मुद्रास्फीति एक स्तर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरबीआई जो है वो क्लियरली कहता है, आरबीआई साफ शब्दों में कहता है कि भारत में मुद्रास्फीति 2% से 6% के बीच में रहनी चाहिए। आपको पता है पिछले 2 महीनों से भारत में मुद्रास्फीति की दर 6% से ज्यादा चल रही है, जो आरबीआई के लिए चिंता का विषय है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान ईंधन के मूल्यों का है। ठीक है, इसीलिए हमें चर्चा करनी चाहिए कि ईंधन के मूल्य कैसे तय होते हैं। देखो, अभी तो ना ईंधन के मूल्य कैसे तय होते हैं। एक तो मांग और आपूर्ति के संतुलन के हिसाब से मार्केट प्राइस, बाजारी दर, बाजारी दाम तय किया जाता है। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका मार्केट प्राइस ईंधन का। उसके ऊपर आप एक्साइज कर लगाते हो। ये एक्साइज कर केंद्रीय सरकार लगाती है। तो ईंधन का जो दाम है उस पे एक्साइज कर लगाया जाता है केंद्रीय सरकार द्वारा, फिर राज्य सरकार इस पे वैट लगाती है, और फिर जो दाम आपको मिलता है ये दाम होगा उपभोक्ताओं का दाम। जो उपभोक्ताओं को दाम मिल रहा है वो ये दाम है। ठीक है, तो अभी के समय में जो प्रणाली है पूरी ईंधन में मूल्य निर्धारण की जो प्रणाली है वो इस प्रकार काम करती है। एक तो ईंधन का रेट है जो मांग और आपूर्ति के संतुलन के हिसाब से तय किया जाता है। उसके ऊपर सरकार, केंद्रीय सरकार एक्साइज कर लगाती है, राज्य सरकारें वैट लगाती हैं, और जो आपको रेट मिलता है पेट्रोल पंप पे जाके वो ये मिलता है। ठीक है, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, पहले जो भी मार्केट प्राइस होता था, बाजारी दाम जो होता था, सरकार उस पे एक तरह की सब्सिडी प्रदान करती थी। तो अगर मान लो पेट्रोल का मार्केट दर है 100 रुपए लीटर, 100 रुपए प्रति लीटर, तो सरकार नहीं चाहती कि जो उपभोक्ता हैं पेट्रोल के उन पे ज्यादा बोझ पड़े, ये बहुत ही ज्यादा दामों का बोझ पड़े। तो जो सरकार थी वो सब्सिडी प्रदान करके
इसका जो रेट है वो रखती थी 70 रुपए प्रति लीटर। तो एक तरह से जो सरकारी कंपनियां हैं जैसे भारत पेट्रोलियम हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, उनको एक तरह से सब्सिडी प्रदान की जाती थी। तो ये जो भारत पेट्रोलियम हो गया, जो पेट्रोल पंप चलाते हैं, इनके पास जो तेल पहुंचता था वो तो 100 रुपए प्रति लीटर का था, पर ये आपको 70 रुपए प्रति लीटर देती थी। अब इनको 30 रुपए प्रति लीटर का एक तरह से नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई करती थी भारतीय सरकार। ठीक है, तो एक तरह से भारतीय सरकार ईंधन पे सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, सब्सिडी प्रदान कर रही है जी। ठीक है, तो आप पे ईंधन के बढ़ते दामों का असर ना पड़े, इसीलिए सरकार कम रखती थी ईंधन के दाम। ठीक है, ईंधन के दाम कम रखे जाते थे सब्सिडी के द्वारा। पर सरकार ने सोचा कि इसकी वजह से उन्हें वित्तीय घाटा होता जा रहा है, बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ पड़ता जा रहा है इतनी ज्यादा सब्सिडी प्रदान करने की वजह से। इसी वजह से 1995-96 में केंद्रीय सरकार ये प्रस्ताव पेश करती है कि हम अब इस मॉडल पे आ जाएं, अब हम सब्सिडी ना प्रदान करें, हम इस मॉडल पे आ जाएं, अब हम डीरेगुलेट कर दे ईंधन के दामों को। तो ईंधन के दाम डीरेगुलेट कर दिए गए 2001 या 2 के आसपास। उस समय ईंधन के दाम ऐसे ही निर्धारित किए जाते थे। ईंधन का मार्केट प्राइस जो होगा, जिसका डिसीजन लिया जाता था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन के दाम डिसाइड किए जाते थे। और आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन के दाम कैसे डिसाइड होंगे, मांग और आपूर्ति के हिसाब से। फिर उस पे केंद्रीय सरकार एक्साइज कर लगाएगी और राज्य सरकार वैट कर लगाएगी, और उसके बाद जो दाम मिलेगा वो आपको मिलेगा, उपभोक्ताओं को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे हो गया। पर 2004, 5, 6 जब यूपीए की सरकार चल रही थी, आपको पता है 2004 से लेकर 14 तक यूपीए की सरकार चली है, 2 टर्म निकाले हैं उसने। अब यूपीए की सरकार जब चल रही थी, फिर से बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतें बढ़ने लग गई थी, जिसकी वजह से अगर ये मॉडल सरकार अपनाए तो जो उपभोक्ता हैं उन पर बहुत ज्यादा बोझ आ जाएगा ईंधन की कीमतों का। तो उस समय जो केंद्रीय सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, वो वापस इसी मॉडल पे, सब्सिडी मॉडल पे चली गई। ठीक है, वापस से वो सब्सिडी मॉडल पे चले गए और 2014 तक उन्होंने सब्सिडी का मॉडल ही, सब्सिडी के मॉडल के आधार पे ही ईंधन की कीमतों का निर्धारण किया है, ईंधन की कीमतें निर्धारित की हैं। ठीक है, तो दोबारा से वो इसी मॉडल पे चली गई थी। अब जब एनडीए की सरकार आई 2014 में, तब ईंधन की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिर से बहुत ज्यादा कम हो गई, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार वापस से इस मॉडल पे आ गई, वापस से वो इस मॉडल पे आ गई और इसी मॉडल पे रही जब तक कोविड-19 वैश्विक महामारी नहीं आई। जैसे ही कोविड-19 वैश्विक महामारी आ गई, तब तो ईंधन की कीमतें बहुत ज्यादा कम हो गई। अब जब कोविड-19 वैश्विक महामारी एक तरह से जा ही रही है, एकदम से ईंधन की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी सरकार पे ये इल्जाम भी लगाया जाता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी चुनाव आ गए थे, पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव आ गए थे, इसीलिए चुनाव में महंगाई एक मुद्दा ना बने। तो इस समय, इस पिछले 4-5 महीने के समय में जो केंद्रीय सरकार है वो वापस से इस मॉडल पे आ गई थी। और अब जब चुनाव खत्म हो गए, ये इल्जाम लग रहा है, अब जब चुनाव खत्म हो गए हैं, जो केंद्रीय सरकार है अब वापस से इस मॉडल पे आ गई है। तो जिन्होंने ये अखबार में ये जो विषय पे चर्चा की है, जिन लोगों ने इस अखबार में इस विषय पे चर्चा की है, ईंधन मूल्य निर्धारण नीति पे जिन्होंने चर्चा करी है, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है, भारत जो है, वो एक निर्धारण नीति पे कायम नहीं रहता है, वो अपनी निर्धारण नीति चेंज करता रहता है, शिफ्ट करता रहता है। कभी उसे सही लगेगा तो वो सब्सिडी की नीति पे आ जाएगा, जब उसे ठीक लगेगा तो वो इस नीति पे आ जाएगा। देखो इस नीति का फायदा क्या है, और अभी तो राजनीतिक कारणों का भी इल्जाम लग रहा है। खैर, हम राजनीति में बिल्कुल नहीं पड़ते, हम आर्थिक कारणों पे ही नजर रखेंगे अपनी। अब जितनी भी सरकारें हैं वो इस नीति को क्यों अपनाती हैं, सब्सिडी की नीति को क्यों अपनाती हैं? उसका कारण यह है कि अगर ईंधन के दाम जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएं तो एक तो मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जब मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो एक तो उपभोक्ताओं को, लोगों को, भारतीय नागरिकों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है।
दूसरा नुकसान पूरी अर्थव्यवस्था को होता है, क्योंकि आरबीआई भी कहता है कि 6% से ज्यादा अगर मुद्रास्फीति हो जाए तो बहुत नुकसान है भारतीय अर्थव्यवस्था को। तो ईंधन के दाम सब्सिडी के द्वारा एक तरह से कम रखना, इसके आर्थिक कारण भी हैं और हमारे नागरिकों पे बोझ ना ज्यादा पड़े उसके भी कारण है। तो ये राजनीतिक कारण मैं बिल्कुल हटा रहा हूं इससे। ये कारण है सब्सिडी की नीति का चुनाव करना। अच्छा, ये मॉडल का चुनाव करना, ये जो निर्धारण नीति है, अगर सरकार इसका चुनाव क्यों करती है? अगर ईंधन के दाम बहुत ज्यादा नहीं है तो सरकार नहीं चाहती कि उसको वित्तीय घाटा हो, क्योंकि ये जो सब्सिडी की नीति है इसमें सरकारों को वित्तीय घाटा बहुत होता है, बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ पड़ता है सरकारों पर। इसीलिए सरकारें चाहती हैं कि वो यही नीति पे रहें, क्योंकि इस नीति से वित्तीय बोझ नहीं पड़ता है, वित्तीय घाटा ज्यादा नहीं होता और वित्तीय घाटे का हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जरूरत से ज्यादा अगर वित्तीय घाटा बढ़ जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा सी जाती है, तो वो नहीं चाहती भारतीय सरकार। इसीलिए भारतीय सरकार को जब लगता है कि मुद्रास्फीति एक जरूरत से ज्यादा बढ़ती जा रही है तो वो इधर आ जाते हैं, और जब उन्हें लगता है कि मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा नहीं है और पर उन्हें वित्तीय घाटा बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो इस नीति को अपना लेते हैं। अब जिन्होंने ये अखबार में आर्टिकल लिखा है वो लोग कहते हैं कि ऐसे बार बार शिफ्ट करना ठीक नहीं है। भारत में निवेश करने वाले जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो भी चाहते हैं कि भारत एक ही नीति पे कायम रहे। ठीक है, इससे भारत में निवेश पे भी असर पड़ सकता है और भारत की अर्थव्यवस्था पे भी असर पड़ता है अगर आप नीतियां चेंज करते रहते हैं। अर्थव्यवस्था की नीतियां चेंज करते रहो, मूल्य निर्धारण नीति अगर आप ईंधन की चेंज करते रहो, उसे शिफ्ट करते रहो तो बुरा असर ही पड़ता है। इसलिए बार बार शिफ्ट ना करें। तो फिर क्या करें? तो लोग ये कह रहे हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जो अर्थशास्त्री हैं बड़े बड़े, वो ये कह रहे हैं कि इसी नीति को अपनाओ आप। ये जो मॉडल है ये बहुत अच्छा मॉडल है। बाजार में जो ईंधन का रेट रहेगा वही रेट रहे, उसके ऊपर आप अपने हिसाब से कर लगाओ और जो उपभोक्ता है, एंड कंज्यूमर है, उसको जो दाम मिलेगा वो उसी हिसाब से मिलेगा। राजनीतिक हस्तक्षेप या सरकारों का हस्तक्षेप जितना कम हो उतना ही अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होता है। देखो, जो स्वतंत्र बाजार में मानने वाले जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो तो यही मानते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बुरा होता है। सरकारी हस्तक्षेप कम से कम हो तभी अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है, अच्छी हो सकती है। तो जो इस स्कूल ऑफ थॉट में मानने वाले लोग हैं, इस नीति में मानने वाले लोग हैं, स्वतंत्र बाजार की नीति में मानने वाले जितने भी लोग हैं, वो तो ये मानते हैं, वो तो ये कह भी रहे हैं कि आप इस मॉडल पे अपना हस्ताक्षर कर दीजिए, इस मॉडल को अपना लीजिए। ये मॉडल बेस्ट है। इससे आपको वित्तीय घाटा भी कम होता है, वित्तीय बोझ भी कम पड़ता है और सरकारों का हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में कम से कम होता है, जो अच्छा है अर्थव्यवस्था के लिए। फिर जो दूसरी नीति में मानने वाले लोग हैं वो कहते हैं फिर मुद्रास्फीति का क्या करें? देखो, इससे मुद्रास्फीति जो थी वो आपके कंट्रोल में रहती थी। अब यहां मुद्रास्फीति के बढ़ने के बहुत ज्यादा आसार हैं। मुद्रास्फीति का क्या करें? क्योंकि जरूरत से ज्यादा मुद्रास्फीति, इससे ज्यादा मुद्रास्फीति आपकी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर सकती है। अगर जरूरत से ज्यादा, आप देख ही लो पाकिस्तान और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के क्या हाल है। पाकिस्तान और श्रीलंका में 19% मुद्रास्फीति चल रही है। इतने बुरे हाल चल रहे हैं। भारत में अगर जरूरत से ज्यादा मुद्रास्फीति हो जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाएगी। इसीलिए मुद्रास्फीति पे भी नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इससे मुद्रास्फीति पे नियंत्रण आ रहा था। हाँ, वित्तीय घाटा हो रहा था, पर इससे मुद्रास्फीति पे नियंत्रण था सरकारों का, इसमें नहीं रहेगा। तो ये जो स्वतंत्र बाजार की नीति में विश्वास रखने वाले लोग हैं वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं देखो, नीति तो यही फॉलो करनी चाहिए, यही नीति होनी चाहिए। हाँ, आप अगर नहीं चाहते कि जरूरत से ज्यादा दाम बढ़ जाए, जरूरत से ज्यादा मुद्रास्फीति बढ़ जाए, तो सरकारों को एक्साइज कर कम कर देना चाहिए, राज्य सरकारों को वैट कर कम कर देना चाहिए। तो आप कर में कमी कर दीजिए, कर कम कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो उपभोक्ता हैं उन पे कम दाम पहुंच रहे हैं, उन तक कम दाम पहुंच रहे हैं। पर ये जो दर है, ये जो दाम है, इसे स्वतंत्र बाजार ही सेट करे।
हाँ, आप चाहते हो कि जो आपके नागरिक हैं उन्हें कम दाम में ईंधन मुहैया करवाया जाए, तो आप अपने कर कम कर दीजिए। हाँ, इससे थोड़ा सा वित्तीय बोझ आप पे पड़ेगा, वो तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि इससे पैसा आ रहा था सरकारों के पास, ठीक है। तो आप पे वित्तीय बोझ जरूर पड़ेगा इससे, पर कम से कम मुद्रास्फीति तो नहीं होगी, और कम से कम आपका वित्तीय घाटा तो नहीं बढ़ेगा। यहां तो आपको सब्सिडी भी देनी पड़ रही थी, तो अब आपको वित्तीय घाटा ज्यादा नहीं होगा। हाँ, जो आपकी कमाई हो रही थी कर से, वो कम हो जाएगी। पर वो काम आप क्यों कर रहे हो? वो काम इसलिए कर रहे हो ताकि मुद्रास्फीति ना बढ़े। तो ये जो छोटी सी चोट आप ले रहे हो एक्साइज कर कम करके, उसका फायदा हो रहा है मुद्रास्फीति में कमी से, ठीक है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था स्टेबल रह सकती है, संतुलित रह सकती है ना। तो ये पूरा मुद्दा है। अब भारत में अभी के समय में ये वाली नियति चल रही है, ये वाली पॉलिसी अपनाई हुई है हमने। हाँ, इलेक्शन के दिनों में, चुनाव के दिनों में हम वापस से इसमें आ गए थे, हमने बढ़ने नहीं दिए थे ईंधन के दाम, पर अब हम वापस इस पे आ गए हैं। पर मुद्रास्फीति भी बढ़ती जा रही है, तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए आपने कह दिया है कि राज्य सरकारें और केंद्रीय सरकार मिलके एक कर की पॉलिसी लेके आए, कर की नीति लेके आए, जिसमें एक्साइज कर कम की जाए, वैट कर कम की जाए। राज्य सरकारों को और केंद्रीय सरकारों को थोड़ा जो पैसा आ रहा था वो कम हो जाएगा, पर कम से कम मुद्रास्फीति तो नियंत्रित रहेगी। बनती है बात, है ना। तो यही सारी खबर है। अब यही जो हमने चीज जिस पे चर्चा करी है, ये पूरी खबर पे जो हमने चर्चा करी है, बस अच्छे शब्दों में आपको आपके नोट्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चर्चा जो हमारी थी वो सारी ये लिखी हुई है। तो जैसे ही ये लेक्चर खत्म होता है, आपने नोट्स अपने देखने हैं, उसमें यही सब लिखा हुआ है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। कोर सेक्टर उत्पादन डेटा, ठीक है, ये न्यूज आई थी हिंदू अखबार में, ये खबर आई थी, लिफ्ट स्पेंडिंग ऑन कोर सेक्टर आउटपुट डेटा। तो इस पे चर्चा करते हैं ये क्या बात कर रहे हैं, और फिर हम आ जाएंगे अभ्यास के लिए, प्रश्नों पर। आपके अभ्यास के लिए, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के अभ्यास के लिए हमने कुछ प्रश्न छांटे हैं आपके लिए, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आपके साथ उस पर चर्चा करूंगा, ठीक है। पर अभी हम देखते हैं ये आखिरी खबर पे, जिसका नाम है कोर सेक्टर आउटपुट डेटा। देखिए, कोविड-19 वैश्विक महामारी, बहुत सारे लोगों का यह मानना है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ये अपने आखिरी चरण में है, ठीक है। अब ये जाने ही वाली है। अब इससे बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ था दुनिया भर के सभी देशों को। अब इस आर्थिक नुकसान से उभर रहे हैं बाकी सारे देश। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था भी भारत की अर्थव्यवस्था का सुधार क्या स्टेबल है, स्थिर है, या भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार अभी भी अस्थिर है? इस पे बात चल रही है। अब इसके लिए आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, भारत में बहुत सारे डेटा को एनालाइज करना पड़ता है। जो भी आपका उद्योग से डेटा आ रहा है, आपका उद्यम क्षेत्र से डेटा आ रहा है, आपका मुद्रास्फीति का डेटा आ रहा है, ये सारे डेटा को एनालाइज करके ही आप सही तौर पे ये बता सकते हैं कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार जो है वो स्थिर पथ पे है या अस्थिर पथ पे है, ठीक है। अब इसी में ना भारत का जो उद्योग क्षेत्र है, भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर, पूरा जो भारत का उद्योग क्षेत्र है, उसमें से 8 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें हम मुख्य क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। एक तो हो गया पूरा का पूरा भारत का बड़ा उद्योग क्षेत्र, जिसमें स्टील भी है, जिसमें कोयला भी है, और बहुत सारी चीजें हैं। उसमें से हमने 8 छांट लिए हैं, और उन 8 को हम कहते हैं मुख्य क्षेत्र। वो कौन से हैं? बिजली, इस्पात, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस और उर्वरक। ये जो 8 क्षेत्र हैं, इन्हें हम मुख्य क्षेत्र कहते हैं, और ये मुख्य क्षेत्रों के उत्पादन पे भारत की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। भारत का पूरा उद्योग क्षेत्र इन 8 मुख्य क्षेत्रों पे निर्भर करता है। तो इसीलिए अभी रिसेंटली फरवरी का डेटा आया है कि फरवरी में इन 8 मुख्य क्षेत्रों ने
कैसा परफॉर्म किया है, कैसे रहे हैं ये, इनका उत्पादन कैसा रहा है। तो ये जो फरवरी 2022 का हमारे पास डेटा आया है, इस डेटा के हिसाब से हमें पता चलता है कि भारत में जो आर्थिक सुधार है वो स्थिर पथ पे है, वो ठीक चल रहा है। कैसे पता चलता है? क्योंकि जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं, फरवरी 2022 का जो डेटा आता है मुख्य क्षेत्रों से, इनके उत्पादन के क्षेत्रों से, जब हम इसको चेक करते हैं फरवरी 2021 से, तो हमें पता चलता है कि फरवरी 2021 में 8 मुख्य क्षेत्रों में जो उत्पादन हो रहा था, इस साल के फरवरी में उससे कहीं ज्यादा हो रहा है। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल आपका जो 8 मुख्य क्षेत्रों में उत्पादन है वो बढ़ा है, जिसका मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल आपका उद्योग क्षेत्र बेहतर चल रहा है। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि भारत का आर्थिक सुधार स्टेबल पथ पे है, ठीक है, स्थिर पथ पे है। पर जब हम इसका मुकाबला करते हैं जनवरी 2022 से, इसी साल के जनवरी से जब हम कंपेयर करते हैं फरवरी का डेटा, तो हमें पता चलता है कि जनवरी के मुकाबले उत्पादन कम हुआ है। जनवरी 2022 में इन क्षेत्रों में उत्पादन ज्यादा हुआ था, फरवरी में उत्पादन कम हुआ है, जिससे लोग यह कहते हैं कि शायद आर्थिक सुधार अभी भी अस्थिर आधार पे है। तो अगर तो पिछले साल के फरवरी से हम इसका मुकाबला करें तो हम कहेंगे स्थिर आधार पे है, पर अगर इसी साल के जनवरी से मुकाबला करें तो हमें पता चलता है कि अस्थिर आधार पे है। और ज्यादातर अर्थशास्त्री यही मानते हैं कि अभी भी सब कुछ सही नहीं है। हां, भारत का आर्थिक सुधार हो रहा है, आर्थिक सुधार चल रहा है, पर क्या वो आर्थिक सुधार स्थिर आधार पे है? हम ठीक से नहीं कह सकते। जब हम पिछले साल के फरवरी से कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है स्थिर आधार पे है, जब हम इस साल के जनवरी से कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है अस्थिर आधार पे है। तो अभी भी आप प्रॉपर तरीके से नहीं कह सकते कि स्थिर आधार पे चल रही है भारत की अर्थव्यवस्था या भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार। ठीक है, यही खबर है, यही बात की गई है। फरवरी के आधिकारिक औद्योगिक आंकड़ों से पता चलता है कि 8 मुख्य क्षेत्रों में उत्पादन 4 महीनों में सबसे तेज गति से 5.8% पर बढ़ा है, 5.8% से, जो कम आधार प्रभाव से उदारता पूर्वक सहायक प्राप्त था। ठीक है, हालांकि जब हम जनवरी 2022 की तुलना में इन सभी क्षेत्रों में उत्पादन वास्तव में जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जनवरी 2022 की तुलना में गिरावट आई है। ठीक है, अब मुख्य क्षेत्र कौन से हैं ये हमने देख लिया। अच्छा, इसी सब में अब एक और चीज आप डाल दो, वो ये है कि एक तो उत्पादन कम चल रहा है मुख्य क्षेत्रों में, दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति बढ़ गई है। अब जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो उपभोक्ताओं की मांग कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब भी दाम ज्यादा होंगे तो उपभोक्ताओं की मांग कम होगी। तो कहते हैं एक तो उत्पादन वैसे ही कम चल रहा है, ऊपर से उपभोक्ताओं की मांग में भी कमी आनी शुरू हो जाएगी आने वाले समय में, क्योंकि मुद्रास्फीति 2 महीनों से 6% के जो बांध है उसको टाप चुकी है, उसको क्रॉस कर चुकी है। बनती है बात। तो जब भी मुद्रास्फीति ज्यादा होगी उपभोक्ताओं की मांग कम होगी, और अगर उपभोक्ताओं की मांग कम होगी तो उत्पादन में और कमी आएगी, क्योंकि जो उद्योगपति हैं वो उत्पादन क्यों बढ़ाएंगे जब उन्हें पता है उनकी बनाई हुई चीज बाजार में बिक ही नहीं रही है, उनकी बनाई हुई चीजों की मांग बाजार में वो कम है, उनकी बनाई हुई चीजों की बाजार में मांग कम है, तो वो उत्पादन बढ़ाएंगे नहीं। और क्योंकि मुद्रास्फीति ज्यादा है इसलिए उपभोक्ताओं की मांग कम होती जाएगी, उपभोक्ताओं की मांग कम होती जाएगी, तो आने वाले समय में उत्पादन और कम होता जाएगा। जनवरी के मुकाबले, जनवरी की तुलना में फरवरी का जो उत्पादन था वो कम था। अर्थशास्त्री मानते हैं कि मार्च का जब डेटा आएगा, अप्रैल का जब डेटा आएगा, तो आप देखेंगे कि उसमें भी उत्पादन और ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि उपभोक्ताओं की मांग कम चल रही है और उसका कारण है मुद्रास्फीति। ठीक है, अब देखो, मांग के ना 2 स्रोत होते हैं। मांग के 2 स्रोत होते हैं। एक तो हो गए आपके उपभोक्ता,
दूसरे हो गए आपकी सरकारें। ठीक है। अब मुद्रास्फीति जब ज्यादा होती है तो उपभोक्ताओं की मांग कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, मांग पर ही निर्भर करता है उत्पादन। ठीक है। तो अगर मांग ज्यादा होगी उत्पादन ज्यादा होगा, मांग कम होगी उत्पादन कम होगा। और उत्पादन पे ही निर्भर करता है क्या? आर्थिक सुधार, जीडीपी। देखो, जितना ज्यादा उत्पादन होगा उतनी ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी, उतना ही हम कहेंगे कि आर्थिक सुधार हो रहा है। अब आर्थिक सुधार किस पे निर्भर करता है? उत्पादन पर। उत्पादन किस पे निर्भर करता है? मांग पर। मांग किस पे निर्भर करती है? उपभोक्ताओं पर और सरकार पर। मांग बढ़ाने के दो ही स्रोत हैं, दो ही टाइप के लोग मांग बढ़ाएंगे, उपभोक्ता बढ़ाएंगे, सरकारें बढ़ाएंगी। अब क्योंकि मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा चल रही है, उपभोक्ता तो मांग बढ़ा नहीं सकते, और अगर उपभोक्ता मांग नहीं बढ़ाएंगे तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, सुधार अच्छे से नहीं होगा। ऐसे मौके पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है सरकारों की। अब सरकारों को क्या करना है? सरकारों से यह उम्मीद लगाई जा रही है कि वो वित्तीय घाटा अपना और बढ़ा दें और खर्चा ज्यादा करें, क्योंकि अगर वो खर्चा और ज्यादा करेंगे, उनकी आमदन तो बहुत कम है पर उनका खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। देखो, यही वित्तीय घाटा होता क्या है? वित्तीय घाटा होता क्या है? जितनी सरकारों की आमदन है उससे ज्यादा अगर वो खर्चा करेंगे तो ये जो डिफरेंस है इसे ही हम वित्तीय घाटा कहते हैं। अब मांग बढ़ाने के लिए उपभोक्ता काम नहीं कर सकते तो सरकारों को खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। सरकारों की आमदन कम है पर सरकारों को खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। इससे एक नुकसान यह हो सकता है कि वित्तीय घाटा बढ़े, पर उस वित्तीय घाटे को सहन करना पड़ेगा आपको। अगर भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, उसमें सुधार करना है, तो आपको यह वित्तीय घाटा सहन करना पड़ेगा। अब वित्तीय घाटा की पूर्ति कहां से होती है? ऋण से होती है। तो भारतीय सरकार को अपने पे ऋण बढ़ाना पड़ेगा, भारतीय सरकार को वित्तीय घाटा बढ़ाना पड़ेगा, खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे सरकार द्वारा मांग को बढ़ाया जा सके। मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो आर्थिक सुधार होगा। अब सरकारें जो हैं वो खर्चा दो तरीकों से कर सकती हैं। एक खर्चा वो करें ज्यादा सब्सिडी देके, ज्यादा तनख्वाहें देके, जो सरकारी महकमों में काम करते हैं लोग, तनख्वाहें देके, सब्सिडी देके, खर्चा करके, सोशल सेक्टर पे खर्चा करके, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है अगर सरकारें आपका खर्चा करें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। अगर सरकारें रोड, ब्रिज, ये सारी चीजों में खर्चा करेंगी तो एक इससे फायदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा आपके देश का, आपके देश की कैपेसिटी, आर्थिक कैपेसिटी, आर्थिक उसमें जो सक्षमता है, आर्थिक योग्यता है, आपके देश की आर्थिक योग्यता बेहतर होगी इससे। और आपके देश की आर्थिक योग्यता तो बेहतर हो रही है, साथ ही साथ खर्चा हो रहा है। अगर आपके देश की सरकार रोड, ब्रिज बनाने लग जाए तो सीमेंट, जो एक मुख्य क्षेत्र है, उसकी मांग बढ़ेगी। सरिया, स्टील, लोहा, उसकी मांग बढ़ेगी जो मुख्य क्षेत्र है। अगर ये खर्चा बहुत ज्यादा सरकारें करेंगी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में तो बिजली की मांग भी बढ़ेगी जो कि एक मुख्य क्षेत्र है। समझ आई? तो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करते हो, सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती हैं तो उससे जो मांग बढ़ती है उसका डायरेक्ट असर होता है मुख्य क्षेत्रों पे, जो हमने 8 मुख्य क्षेत्र अभी जिन पे चर्चा करी है। ठीक है। तो सरकारें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा खर्चा करेंगी तो एक तो मांग बढ़ेगी। मांग किन चीजों की बढ़ेगी? उन्हीं चीजों की जो वो चीजें जो मुख्य क्षेत्रों में आती हैं। 8 मुख्य क्षेत्रों की मांग बढ़ेगी। ठीक है। और मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो आर्थिक सुधार होगा। तो इसीलिए ये जो खबर जिसने लिखी है उन्होंने ये बोला है, उन्होंने अपनी तरफ से ये एक तरह से सलाह दी है सरकार को कि देखो, मुद्रास्फीति की वजह से उपभोक्ताओं की मांग नहीं बढ़ेगी, जिससे मुख्य क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, उद्योग का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें उत्पादन नहीं बढ़ेगा। और उत्पादन महत्वपूर्ण है आपकी जीडीपी के लिए।
तो उत्पादन बढ़ाने का एक ही तरीका है कि सरकारें मांग बढ़ा दें। अब उससे सरकारों पे ऋण बढ़ सकता है, सरकारों पे वित्तीय घाटा बढ़ सकता है, पर वो वित्तीय घाटा, वो ऋण सहन करना पड़ेगा अगर आपको अर्थव्यवस्था को बचाना है, उसमें सुधार लाना है। यही पूरी खबर है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आखिरी खबर भी पूरी होती है। अब हम करते हैं अभ्यास के लिए प्रश्न। 2 प्रश्न मैं आपको दूंगा प्रारंभिक परीक्षाओं से जो संबंधित होंगे। वो 2 प्रश्न कौन से हैं, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, पेट्रोलियम उत्पाद के मामले में वैट केंद्र सरकार द्वारा और उत्पाद शुल्क राज्य सरकार, उत्पाद शुल्क एक्साइज कर, उत्पाद शुल्क राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है। तो वैट केंद्रीय सरकार लागू करती है और एक्साइज राज्य सरकार लागू करती है। यह है कथन नंबर 1। दूसरा कथन, भारत में कच्चे तेल के उच्च अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का ईंधन की कीमतों पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि भारत की अधिकांश ईंधन आवश्यकताओं को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। अब आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्या पहला कथन सही है, क्या दूसरा कथन सही है, क्या दोनों कथन सही हैं, या दोनों ही गलत हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका भारत में कुल मांग स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। इन 4 में से किससे भारत की जो कुल मांग है, एग्रीगेट डिमांड है, उस पे उसका बुरा असर पड़ता है। इन 4 में से कौन सी ऐसी चीज है जिससे भारत की कुल मांग पे बुरा असर पड़ता है? उच्च खुदरा मुद्रास्फीति, ठीक है, मुद्रास्फीति अगर ज्यादा है, निर्यात में वृद्धि, निजी निवेश की भीड़भाड़ और पूंजीगत व्यय में वृद्धि। ठीक है, तो उच्च खुदरा मुद्रास्फीति, निर्यात में वृद्धि, निजी निवेश की भीड़भाड़ और पूंजीगत व्यय में वृद्धि। अब इन 4 में से बताना किसका बुरा असर पड़ेगा भारत की कुल मांग पर। ठीक है, तो ये 2 हो गए प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित प्रश्न, और एक प्रश्न है आपका मुख्य परीक्षा से संबंधित। वो है, उन्होंने कहा चलो भारत अब आर्थिक सुधार के स्थिर रास्ते पर है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कोर उद्योग आउटपुट पर नवीनतम आंकड़ों के प्रकाश में चर्चा करें और उन कदमों का सुझाव दें जो सरकार को स्थिति को सुधारने के लिए उठाने चाहिए। ठीक है, अब ये आपने 150 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो 150 शब्दों में 150 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर देना है आपने, और ये 10 अंक का प्रश्न है। ठीक है, ये ध्यान से पढ़ना और इसको अटेम्प्ट करना, ट्राई करके देखना। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ हमारे आज के भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि आपको पूरा का पूरा लेक्चर अच्छा लगा होगा और इस लेक्चर की वजह से आपकी तैयारी में वृद्धि आएगी, आपकी तैयारी बेहतर हुई होगी। आपको अगर इस लेक्चर में से कुछ नहीं समझ आया तो आप अपने डाउट जरूर पोस्ट कीजिए हमें, हमारा नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पे अपने डाउट जरूर लिखिए। हम बहुत खुशी से उन प्रश्नों का, उन डाउट्स का उत्तर देंगे। चलिए फिर मैं आप सबसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।